साल 1998। वाजपेयी के 13 दिन की सरकार को गिरे 2 साल हो गए थे। 2 साल में देश ने 2 नए प्रधानमंत्री देख लिए थे और फिर से चुनाव आ गए थे। अब की बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नारा बदल गया था। पिछली बार जब इलेक्शंस में बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि अब की बारी अटल बिहारी, ये बदल कर हो चुका था, आ गई बारी अटल बिहारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगता था कि इस बार बहुमत बीजेपी को मिलेगी और इसलिए नारा बदल दिया गया था कि आ गई बारी अटल बिहारी। बारी किसी और की भी आ गई। ये था पूर्वांचल में अजय बिष्ट, जिन्हें 1994 में गोरखनाथ पीठ का महंत बनाया गया था और 1998 में उन्हें बीजेपी का टिकट दिया गया जब उनके गुरु अवैधनाथ ने अपने आप को राजनीति से अलग करके संन्यास ले लिया। लेकिन इलेक्शन से पहले ही गोरखपुर वालों ने अपने छोटे बाबा का नया राजनीतिक तेवर देख लिया था। कुछ साल पहले ही जब गोरक्ष पीठ के अंतर्गत आने वाले इंटर कॉलेज के बच्चे एक दुकान पर गए थे और कहा जाता है कि वहां सामान की खरीदारी के बीच वहां कुछ झगड़ा हुआ और दुकानदार ने रिवॉल्वर दिखाया था और फिर उसके बाद से योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में एक रैली निकाली गई, एक मार्च निकाला गया। मार्च बहुत उग्र हो गया और योगी आदित्यनाथ उस वक्त के तत्कालीन एसएसपी के दीवार पर चढ़कर और दुकानदार को गिरफ्तार करने के लिए नारे लगा रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। और गोरखपुर के निवासियों ने अपने छोटे बाबा के इस अंदाज को देखकर उनमें अवैधनाथ नहीं, उन्हें दिग्विजय नाथ की याद आ रही थी, क्योंकि दिग्विजय नाथ भी अपने समर्थकों के लिए ऐसे ही उग्र हो जाया करते थे, ऐसे ही उग्र प्रदर्शन किया करते थे। पर और फिर 1998 का वक्त आता है जब यमुना प्रसाद निषाद के साथ एक चुनावी लड़ाई होती है योगी आदित्यनाथ जी की, और उसमें तकरीबन 26,000 वोटों से योगी आदित्यनाथ जी विजयी होते हैं। ये फैसला इसके पहले के इलेक्शंस में उनके गुरु अवैधनाथ से 30,000 से आज 26,000 हो गया था और फिर मठ को कमज़ोर करने की साजिश गोरखपुर में ही होने लगी। फाइनल टैली 1998 के इलेक्शन के 2,68,428 वोट योगी आदित्यनाथ को मिले थे और 24,222 वोट मिले थे यमुना प्रसाद निषाद को। पर राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 कहाँ होता है। कभी ये आंकड़ा 22 का हो जाता है और कभी ये आंकड़ा 0 पे पहुँच जाता है। अजीब ही राजनीति चल रही थी उत्तर प्रदेश में उस वक्त। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ उनके ही लोग, उन्हीं के मंत्री देवेंद्र सिंह भोला बयान दे रहे थे। वहाँ राजनाथ सिंह अपने समर्थकों से, राजनाथ सिंह दिल्ली में बैठकर अपने समर्थकों से उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के खिलाफ आंदोलन करा रहे थे। कल्याण सिंह कभी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ कहते तो कभी आडवाणी के बारे में। गजब की राजनीति चल रही थी। कहीं ब्राह्मण गुट तो कहीं राजपूत लोधी गुट, अलग अलग खेमे में बीजेपी ही बट गई थी और इससे अछूता पूर्वांचल भी नहीं रहा और ना ही रहा गोरखपुर। पीठ को, गोरखनाथ पीठ को कमजोर करने की साजिश गोरखपुर में ही चल रही थी। शिव प्रताप शुक्ला, ये वो नाम जो राजनाथ की कैबिनेट से लेकर कल्याण सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहे थे और उनका योगी आदित्यनाथ से कुछ खास तालमेल नहीं था। दोनों ही गोरखपुर में अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में अलग अलग लड़ रहे थे कि हम बड़े या हम बड़े, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा योगी आदित्यनाथ को जब 1998 के बाद जयललिता की चाय पार्टी के साथ ही वाजपेयी सरकार एक बार फिर 13 महीने बाद गिर गई और 1999 में फिर चुनाव आ गए। इस बार भी बीजेपी ने अपना भरोसा गोरखनाथ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ पर जताया और इस बार की लड़ाई फिर से यमुना प्रसाद निषाद से शुरू हुई। लेकिन इस बार लड़ाई के रुख बदल गए थे। राजनीति है, इसमें साफ साफ किसी पे सवाल उठाना सही नहीं है। पर गोरखपुर के चौराहे पर खड़े होकर आप किसी से भी पूछें तो उस वक्त के राजनीतिक समीकरण को कोई भी बता देगा।
कहने के लिए तो सब बीजेपी के नेता बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब बक्से खुले, वोटों की गिनती शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ हर जगह से पिछड़ते चले गए और अंततः जैसे तैसे गोरखपुर सदर ने योगी आदित्यनाथ की लाज रख ली और जीत का फैसला घटकर महज 7,000 वोटों का हो गया। योगी आदित्यनाथ को अब ये समझ में आ गया था कि सिर्फ संघ या सिर्फ बीजेपी के भरोसे ये राजनीति और पीठ नहीं चल पाएगा और उन्होंने रास्ता अख्तियार किया अपने गुरु दिग्विजय नाथ के मार्गदर्शन पर चलने का और उन्होंने स्थापना की अपनी हिंदू युवा वाहिनी। युवा लड़कों की एक ऐसी फौज जिनमें अपने धर्म और अपने समाज के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति पूर्ण समर्पण था, जो अपने हिंदुत्व के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। एक ऐसा डेडिकेशन था। देखते ही देखते हिंदू युवा वाहिनी फैलने लगी। आजमगढ़, मऊ, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, साथ ही कुछ बनारस तक और साथ ही बिहार के कुछ, पश्चिमी चंपारण के कुछ ज़िले, बगहा, बेतिया जैसे ज़िले और उधर नेपाल, ठुट्ठीवाड़ी, रक्सौल से आगे तक ये सारे एरिए में हिंदू युवा वाहिनी अपने पैर पसारने लगी और साथ ही संगठन पूर्णतः मजबूत होता गया। हिंदू युवा वाहिनी मजबूत हो रही थी और साथ ही मजबूत हो रहे थे योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के सत्ता की धमक बहुत जल्द ही गोरखपुर के लोगों के साथ पूर्वांचल में सुनाई देने लगी, जब 2002 के यूपी असेंबली इलेक्शंस में एक बार फिर से लड़ाई हुई। उस वक्त के तत्कालीन मंत्री सिटिंग एमएलए शिव प्रताप शुक्ला वर्सेस राधा मोहन अग्रवाल, और गोरखपुर के अपने ही गढ़ में चित्त हो गए शिव प्रताप शुक्ला और विजयी हुए राधा मोहन अग्रवाल। राधा मोहन अग्रवाल हिंदू महासभा से लड़ रहे थे और सबको पता था कि राधा मोहन अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की सत्ता की हनक सबको सुनाई पड़ने लगी थी। ऐसा नहीं है कि विपक्षियों ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश नहीं की। साल 2004 आते आते हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर औने पौने कोई भी मुकदमे थोपे जा रहे थे, उन्हें बंद किया जा रहा था, जेलों में ठूंसा जा रहा था, लेकिन फिर भी हिंदू युवा वाहिनी आगे बढ़ती रही। और 2004 के फिर से आए चुनाव, जिसमें इंडिया साइनिंग के कांग्रेस का वादा ध्वस्त हो चुका था और बीजेपी सत्ता में वापस आने की सपने देख रही थी। 2004 के इलेक्शंस एक बार फिर से हुए और फिर से गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ के सामने थे यमुना प्रसाद निषाद। वही यमुना प्रसाद निषाद जो कड़ी टक्कर दे रहे थे, कभी 26,000 वोट तो कभी 7,000 वोट, और इस बार भी वो कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन इस बार राजनीतिक समन्वय बदल गए थे। शिव प्रताप शुक्ला अपने राजनीतिक संन्यास में जा चुके थे और राधा मोहन अग्रवाल पूर्णतः योगी आदित्यनाथ के साथ थे और हिंदू युवा वाहिनी सशक्त हो चुकी थी। और इस सशक्तिकरण का रिजल्ट तब सामने आया जब इस बार 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में 1.5 लाख का फासला हो गया योगी आदित्यनाथ और जमुना प्रसाद के बीच जीत का। और साथ ही शुरू होती है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सत्ता में हनक। एक नेता जो अब एक फायर ब्रांड बीजेपी का नेता बन चुका था, एक नेता जिसे सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं देश के कोने कोने में जाना जाने लगा था, एक नेता जिसके अंदर हर हिंदू हिंदुत्व की छवि देख रहा था, एक नेता जो गोरक्षा के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहा था, एक नेता जो मुस्लिमों को सीधा सीधा चुनौती देता था, एक नेता जो अपने देश के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए किसी भी वोट की कीमत चुकाने से आगे निकल चुका था। और फिर इलेक्शन आता है 2009 का,
2009 में योगी आदित्यनाथ की लड़ाई होती है विनय शंकर त्रिपाठी से। वही विनय शंकर त्रिपाठी जो हरिशंकर तिवारी अपने जमाने के पूर्वांचल के एक सबसे कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी से होती है। मुकाबला लोगों को लग रहा था ये कड़ा है, लेकिन मुकाबला कड़ा हो ना सका क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में अपनी धमक बना चुके थे। फाइनल रिजल्ट में ये आंकड़ा 2 लाख से भी ज़्यादा हो गया और योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से विनय शंकर त्रिपाठी बीएसपी के विनय शंकर त्रिपाठी को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया। और 2014 में ये आंकड़ा और बढ़ता है क्योंकि उस वक्त योगी जी खुद ही नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ पे सवार थे। उनकी उस हवा में ये आंकड़ा 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो चुका था। बात इसके आगे भी है, कि वो चार्टर्ड प्लेन जो लखनऊ में रखा था और कोई अपने ज्योतिष से कह रहा था कि बताओ आज मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं या नहीं। ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है। गुस्से में फ़ोन पटक कर वो नेता कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी गणना गलत है और मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। कहानी 300 से ऊपर विधायकों को लेकर आए हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री की भी होगी, लेकिन उससे पहले 2018 के भी चुनाव की बात होगी जो सीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा देने से खाली हुआ था। बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि अभी थोड़ी सी वक्त की कमी है, इसलिए ये कहानी मैं कल पे छोड़ता हूँ। कल मैं आपको बताऊँगा कि क्या था योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की असली वजह। वो कौन था जिसने चार्टर्ड प्लेन लगवा रखा था दिल्ली जाने के लिए। वो कौन थे जिन्होंने ज्योतिष से कहा था कि तुम्हारा ज्ञान गलत है और मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।